नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे एक बड़े ज़रूरी विषय पर बात करूँगा। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसके कुछ कारणों के बारे में चर्चा करूँगा मैं आपसे। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बहुत से कारण होते हैं। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन आमतौर पे 3 तरह का होता है, जैसा कि DSM-5 में मेंशन किया गया है। DSM-5 मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें सभी मेंटल डिसऑर्डर्स की साइकोलॉजिकल और जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इसमें 3 तरह के डिसऑर्डर्स हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन में जो आते हैं, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन की कैटेगरी में जो आते हैं। पहला है फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट अराउजल डिसऑर्डर, जिसमें सेक्सुअल फीलिंग्स, सेक्सुअल इंटरेस्ट और सेक्सुअल अराउजल के बारे में बताया जाता है। मतलब ऐसी फीमेल्स जिनमें सेक्सुअल अराउजल नहीं हो पाता है या जिनमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, उन महिलाओं को यह डिसऑर्डर होता है। सेकंड आता है ऑर्गेज़मिक डिसऑर्डर, जिसमें सेक्सुअल इंटरेस्ट भी आता है, सेक्सुअल डिज़ायर भी होती है, अराउज़ल भी होता है, पर पूरी तरह से ऑर्गेज़्म नहीं हो पाता है, मतलब क्लाइमेक्स पे पूरी तरह रीच नहीं कर पाती हैं महिलाएँ। तीसरा आता है पेन डिसऑर्डर, या इसको जेनिटो-पेल्विक पेन पेनिट्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें सेक्स के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये 3 मेन कैटेगरी हैं जिनमें फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस अक्सर देखे जाते हैं। इन तीनों के बारे में विस्तार से तो मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। इस बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। पर इस वीडियो में जो मेन फ़ोकस है, जिस बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वह है कि कारक या कारण क्या होते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन अक्सर देखने में आता है? ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि कारण किसी एक तरह के नहीं होते। आमतौर पे साइकोलॉजी में, साइकियाट्री में 3 तरह के कारणों को सुझाया जाता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। अक्सर इन 3 कारणों के मेल से ही किसी न किसी तरह की बीमारी या कोई डिस्फंक्शन या डिसऑर्डर होता है। तो कुछ हो सकते हैं बायोलॉजिकल कॉज़, जैसे कि जेनेटिक कॉज़ होते हैं, या कुछ ब्रेन से रिलेटेड या कुछ फिज़िकल कॉजेज़ हो सकते हैं। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल कॉज़, जिसके अंदर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या हमारी पर्सनैलिटी या हमारी थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिर आते हैं सोशल कॉजेज़, जिसमें कल्चरल, सोशल फैक्टर्स होते हैं। हम कोई भी बिहेवियर जो करते हैं, वो काफ़ी हद तक सोसाइटी से और हमारे एनवायरनमेंट से डिटरमाइंड होता है। तो उसमें कई सारे सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इन तीनों को मिलकर अक्सर कोई प्रॉब्लम देखने में आती है, इन तीनों के कारणों की वजह से। तो यहाँ जो हम चर्चा करेंगे फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर की, इसको हम एक रिसर्च आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। एक शोध हुई थी, बीएमसी वुमेन्स हेल्थ जर्नल में छपी थी, जो कि मेगन मैककूल मायर्स की रिसर्च टीम ने की थी। 2018 में 22 जून को यह पब्लिश हुई थी। यह रिसर्च थी प्रेडिक्टर्स ऑफ फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस थ्रू जेंडर इनइक्वालिटी पैराडाइम्स। एक लंबा सा टाइटल है। ये एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने यह देखा था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन लाते हैं, जिनकी वजह से ये डिस्फंक्शन हो सकता है, जो कि आम तौर पे अलग-अलग कल्चर्स और अलग-अलग कंट्रीज़ में देखने में आते हैं। इन्होंने बहुत सारे देशों को इसमें शामिल किया था, मतलब इसमें बहुत सारे देशों में हुई शोधें शामिल हुई थीं। उन सभी शोधों का एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया था। रिव्यू में क्या करते हैं, सारी जो पुरानी शोधें हो चुकी होती हैं, उनका एक निचोड़ पब्लिश किया जाता है। तो जब हम इसमें प्रेडिक्टर्स देखेंगे, इसमें वही प्रेडिक्टर्स होंगे, वही कॉजेज़, वही कारण होंगे, जो बड़े सारे शोधों में देखने में आए हैं। उन सब का निचोड़ इस शोध में आया था, तो हम इसके एक पहलू के बारे में बात करेंगे, उस निचोड़ पर बात करेंगे। मायर्स, मेगन मैककूल मायर्स जो हैं, वे बताती हैं कि पहले भी ऐसे बहुत से शोध हुए हैं जिसमें अलग-अलग फैक्टर्स देखने में आए हैं, जिसमें जैसा कि बताया कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स देखने में आए थे, और वे सभी फैक्टर्स कहीं न कहीं संभावना बढ़ा देते हैं कि फीमेल्स में इन वजहों से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। खैर, हम उन सब फैक्टर्स में नहीं जाएँगे, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो उनकी रिसर्च की जो मेन फाइंडिंग आई, वे कुछ इस प्रकार है कि उन्होंने 2 तरीके से विभाजित किया फैक्टर्स को। एक होते हैं रिस्क फैक्टर्स और एक होते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। कोई भी बीमारी के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। उन्हें कहते हैं हम रिस्क फैक्टर्स, जिसके होने की वजह से संभावना बहुत ज़्यादा है कि बीमारी होगी ही होगी।
दूसरे होते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनके होने की वजह से बीमारी के होने की संभावना कम हो जाती है। ये प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, बचाव करने का काम करते हैं। इनकी वजह से संभावनाएं कम हो जाती हैं बीमारी के होने के। तो दोनों तरीके के फैक्टर्स पढ़ने और समझने ज़रूरी हैं, जानने ज़रूरी हैं कि आखिर ये क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है, ताकि दोनों के प्रति जागरूकता से हम यह समझ पाएँ कि अगर एक रिस्क फैक्टर है, तो शायद कोई प्रोटेक्टिव फैक्टर भी हो सकते हैं, जिस वजह से ये बचाव हो सकता है या इसको कम किया जा सकता है, इस बीमारी के प्रभाव को। तो जो रिस्क फैक्टर्स उन्होंने देखे, वे थे, सबसे पहला था पुअर फिजिकल हेल्थ, मतलब जिन महिलाओं में उनकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ कमज़ोर थी, कई तरह की बीमारियाँ थीं, कोई भी फिजिकल या कोई भी रिप्रोडक्टिव या कोई भी प्रॉब्लम्स थी, उनमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने के चांस ज़्यादा थे। फिर दूसरा फैक्टर आता है पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब जिनमें डिप्रेशन, एंग्जायटी या किसी और तरह की समस्याएँ थीं, जिनकी मेंटल हेल्थ ओवरऑल थोड़ी-सी वीक थी, कमज़ोर थी, मतलब जो बहुत खुश नहीं थीं, जिनमें बहुत बेचैनी, घबराहट, चिंताएँ, ज़्यादा सोचने की परेशानियाँ ज़्यादा रहती थीं, उनमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन ज़्यादा देखने में आया। ये नहीं कहेंगे कि कौन-सा डिस्फंक्शन ज़्यादा देखने में आया, अराउज़ल वाला देखने में आया या पेन वाला देखने में आया या ऑर्गेज़मिक देखने में आया, ये नहीं कह सकते, बट इन तीनों में से संभावनाएँ बढ़ गई इनके होने की, अगर ये सारे फैक्टर्स मौजूद थे। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है पुअर पार्टनर हेल्थ, मतलब जिन महिलाओं का पार्टनर, भले ही वे शादीशुदा हों या ना हों, इनमें बहुत सी महिलाएँ वो भी होंगी जो लिव इन रिलेशन में रही होंगी, तो कई अलग-अलग तरह के जो रिलेशनशिप स्टाइल हैं, उनमें पार्टनर की हेल्थ अगर उनकी पुअर है, मतलब खराब है, मतलब वे भी किसी न किसी तरह की फिज़िकल या साइकोलॉजिकल बीमारियों से, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो भी महिलाओं में सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल फंक्शंस की कमी देखी गई। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि पार्टनर की हेल्थ की वजह से या तो बहुत अच्छे संबंध नहीं रह पाते, रिलेशनशिप पे असर आ जाता है, या इसकी वजह से चिंताएँ बहुत बढ़ जाती हैं उनकी। इस वजह से कोई ना कोई कारण की वजह से पार्टनर की खराब हेल्थ की वजह से उनके अंदर भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखी गई। हाँ, इसमें ये भी देखा जा सकता है कि पार्टनर की पुअर हेल्थ की वजह से उनमें भी क्षमता जो थी सेक्स के प्रति वह कम हो गई, जिस वजह से महिलाओं में भी सेक्स की क्षमता कम हो जाती है। ये भी एक कारण हो सकता है। फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू है पार्टनर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अपने पार्टनर की एम्प्लॉयमेंट ना होना, वे काम नहीं करते, उनका बिजनेस बहुत खराब चल रहा है या वे जॉब नहीं करते, उनकी आमदनी अच्छी नहीं है, इस वजह से भी महिलाओं के सेक्सुअल इंटरेस्ट और सेक्सुअल फंक्शनिंग पर असर आता है। इससे हम कई तरह से समझ सकते हैं, जैसे पार्टनर की अनएम्प्लॉयमेंट होगी, घर में हालात खराब होंगे या घर में तनाव बहुत बढ़ेगा, इससे रिलेशनशिप पर भी असर आएगा। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह का स्ट्रेस लाएगा कि व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, क्योंकि घर में और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर ध्यान दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेक्सुअल इंटरेस्ट अक्सर उतना मायने नहीं रखता है ऐसे में। तो कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा प्रभाव देखने में आता है। और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, ख़ैर ये एक तरीका है सोचने का। नेक्स्ट आता है लो एजुकेशन ऑफ पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर की एजुकेशन लेवल कम है। ये भी बहुत फ़र्क डालता है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइको सोशल फैक्टर्स के बारे में, मतलब ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो मानसिक या सामाजिक तौर पे प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ उन पर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो जो साइको सोशल फैक्टर्स होंगे, उनमें से एक आता है पार्टनर का एजुकेशन लेवल कम होना। तो अक्सर एजुकेशन लेवल कम होने की वजह से सेक्स के इश्यूज़ के प्रति अवेयरनेस कम रहती है। एजुकेशन लेवल कम होने की वजह से, जागरूकता कम होने की वजह से सेक्सुअल एरियाज़ में भी अवेयरनेस कम रहती है। जिस वजह से फीमेल के जो सेक्सुअल इंटरेस्ट्स हैं, फीमेल के जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, उनकी तरफ पार्टनर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जाता। मतलब वे बहुत इस चीज़ को लेकर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। एजुकेशन कम होने की वजह से वे इन प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाते। अगर फीमेल किसी तरीके की समस्या से गुज़र रही है, तो पार्टनर की कम एजुकेशन उनको इस बारे में मोटिवेट नहीं करती कि वे इसके हल ढूँढें, सॉल्यूशन ढूँढें, या इसके कुछ सॉल्यूशन ढूँढे जा सकते हैं, या ये किन वजहों से हो सकता है, या इसको इम्पोर्टेंस दी भी जानी चाहिए कि नहीं। तो बहुत सारे पहलुओं पर सोच-विचार नहीं कर पाता व्यक्ति, अगर उसकी एजुकेशन कम होती है तो। तो ज़्यादा एजुकेशन हेल्प कर सकती है
जानने में कि प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी कोई मायने रखती है, वह फीमेल में भी ये चीज़ एक बड़ा एक रीज़न हो सकता है उनके परेशानियों का, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। महिलाओं के द्वारा लिया जाने वाला स्ट्रेस, मतलब महिलाएं जो है वे बहुत तरह का तनाव ले रही हैं। घर के बच्चों की जिम्मेदारी हो सकती है, काम की जिम्मेदारी हो सकती है, और भी कई तरीके की स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो सकती हैं जिस वजह से सेक्सुअल फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है एबॉर्शन। रिसेंटली किया गया एबॉर्शन या कई बार किए गए एबॉर्शन या कई मामलों में एक या दो बार कभी किसी पुराने टाइम पर किया गया एबॉर्शन भी सेक्सुअल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। उसमें सेक्सुअल इंटरेस्ट या सेक्सुअल पेन की प्रॉब्लम्स अक्सर देखने में आ सकती हैं अगर एबॉर्शन किए गए हों। नेक्स्ट आता है मीनोपॉज। लेट एज में एक तो वैसे ही एक फैक्टर होता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, और दूसरा मीनोपॉज के साथ महिलाओं में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो सेक्सुअल डिजायर में कमी बहुत आम है ऐसे में देखा जाना। हालांकि कुछ महिलाओं में तो कुछ ही समय के लिए मीनोपॉज के बाद सेक्सुअल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस देखी जाती है, पर अगर हम कल्चरल फैक्टर्स मिलाएं, अगर हम डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के बीच कंपैरिजन करें, तो ये देखा जा सकता है कि जो डेवलपिंग नेशंस में जो फीमेल्स हैं वो मीनोपॉज के बाद सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाती हैं। इस वजह से वे अक्सर सेक्सुअल डिजायर्स या सेक्सुअल इंटरेस्ट में कमी देखती हैं, या ऐसा मान लिया जाता है कि मीनोपॉज हो गया, अब तो ये एंड है सेक्सुअल फंक्शनिंग का, इसके बाद तो सेक्स करने का या उसकी इच्छा रखने का कोई मतलब नहीं है, उम्र भी बढ़ गई है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो इस वजह से इन मान्यताओं और इन एक्सपेक्टेशंस की वजह से मीनोपॉज के बाद अक्सर सेक्सुअल इंटरेस्ट और सेक्सुअल डिजायर्स में कमी देखी जाती है। फिर आती हैं जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, मतलब किसी तरीके की कोई जेनिटल्स में वेजाइना या अंदर के जो एनाटॉमिकल प्राइवेट पार्ट्स हैं, फिजिकल पार्ट्स हैं अंदर, उनमें किसी तरीके की कोई बीमारी हो सकती है, या यूरिनरी ट्रैक्ट की या यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि आम तौर पे पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ले आती हैं। तो जो पेनिट्रेशन या जेनिटोपेल्विक पेन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अक्सर इन वजहों से हो सकती हैं जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स वैसे ही पॉसिबल नहीं हो पाता, तो डिजायर भले ही हो, इंटरेस्ट भले ही हो, पर किया नहीं जा पाता सेक्स। एक और कारण जो देखने में आता है वह होता है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये उन देशों में, उन जगहों पे ज्यादा देखने में आता है जहां फीमेल्स में पैदा होने के कुछ समय बाद या उम्र के एक समय के बाद म्यूटिलेशन कर दिया जाता है, मतलब फीमेल्स में अक्सर उनके जेनिटल्स में, वेजाइना में किसी तरीके से उन्हें काट दिया जाता है। वह अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से किया जाता है। अफ्रीका में ये बहुत देखने में आता है। तो अफ्रीका के अक्सर कई देशों में जहाँ ये बहुत कॉमन है, वहाँ पर ऐसा कर देने से, खासकर कई देशों में ऐसा किया जाता है कि उनका जो क्लाइटोरिस है उसे काट दिया जाता है, ताकि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जो सेक्सुअल अराउजल है या सेक्सुअल डिजायर है वह हो ही ना, ताकि वे किसी बहुत पराये आदमियों के प्रति बहुत आकर्षित ना हो या उनके प्रति सेक्स करने की उनके अंदर इच्छाएं ना हो। इसी इंटेंशन से भी किया जाता है, और कुछ उनके अपने रिलीजियस रीजंस भी रहते हैं जो कि कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। इस वजह से भी फीमेल्स में सेक्सुअल डिजायर्स में या सेक्सुअल पेन की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण आता है रिलेशनशिप डिससैटिस्फैक्शन। ये बहुत आम तौर पे देखने में आता है, और बहुत से शोध ऐसा बताते हैं कि फीमेल्स पर रिलेशनशिप का ज्यादा प्रभाव पड़ता है उनके सेक्सुअल फंक्शनिंग को बढ़ाने या कम करने में। मेल्स पर अक्सर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। फीमेल्स में जब रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे होते, पार्टनर के साथ किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, खास करके जब लंबे समय से चलते हुए आ रहे हो, या किसी तरह से वे सेटिस्फाइड नहीं है अपने पार्टनर के नेचर की वजह से, उनके स्वभाव की वजह से, तो अक्सर सेक्सुअल रिलेशन बनाने में भी असर आता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता है। इस वजह से सेक्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा मन नहीं करता कि ज़्यादा देर तक किया जाए। ऑर्गेज़मिक प्रॉब्लम्स अक्सर इस वजह से आ जाती हैं। भले ही अराउज़ल हो, भले ही पेन ना हो, पर रिलेशनशिप डिससैटिस्फैक्शन कहीं न कहीं सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन का पार्ट बन जाती है और ऑर्गेज़म नहीं रीच हो पाता। तो रिलेशनशिप डिससैटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो कि आमतौर पर काउंसलिंग, मैरिटल थेरेपी या मैरिटल काउंसलिंग, इसके ज़रिए ठीक किया जा सकता है। पर बहुत मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि जो पार्टनर्स बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे से रिलेशनशिप में और सेक्सुअली भी सैटिस्फाइड नहीं है, वे अक्सर डिवोर्स भी ले लेते हैं। फिर एक कारण होता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन ऑफ पार्टनर। पार्टनर का सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी एक बड़ा कारण बनता है। जैसा कि बताया कि फीमेल्स में अक्सर अराउजल या इंटरेस्ट या डिजायर जो है वह पार्टनर के इंटरेस्ट और डिजायर पर डिपेंड करती है। तो जब पार्टनर, मतलब या तो वो मेल हो सकता है या वो फीमेल भी हो सकती हैं होमोसेक्सुअल पार्टनर्स में, तो
पार्टनर में अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन है, वह अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, या अगर मान लीजिए मेल हैं, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जो कि बहुत आम समस्या है मेल्स में। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो फीमेल भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाती, इरेक्शन नहीं होगा या इरेक्शन बनाया नहीं जा पाएगा एक मेल के द्वारा, तो फीमेल का भी इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज़ होता जाएगा। तो इंटरकोर्स या तो किया ही नहीं जा पाएगा या फिर उसे ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएँगे। तो ऑर्गेज़्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस वजह से आ सकती हैं। फिर आता है सेक्सुअल अब्यूज़। अगर किसी तरह का बचपन में या कुछ समय पहले अगर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, किसी तरीके का कोई रेप या किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती हुई हो, या बचपन में किसी तरह का छेड़छाड़ की गई हो, या किसी भी तरह से सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो अगर फीमेल को, तो उस केस में भी सेक्सुअल इंटरेस्ट और डिज़ायर्स में कमी आ जाती है। पेन की प्रॉब्लम्स भी उसमें अक्सर देखने में आ जाती हैं। एक बड़ा कारण बनता है सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल डिस्फंक्शन का। फिर एक फैक्टर आता है जो इस मामले में हम रिस्क फैक्टर्स के तौर पे लास्ट हम बात करेंगे, वो होता है धार्मिक होना। ये बड़ा अजीब लगेगा पर ये बात सही है। वह महिलाएं जो ज़्यादा धार्मिक होती हैं, उनमें अक्सर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने में आती हैं, बजाय उनके जो कि धार्मिक कम होती हैं या नहीं होती हैं, जो नास्तिक होती हैं मतलब। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलीजियस बिलीफ्स और रिलीजियस एटीट्यूड्स ज़्यादा इंटेंस होने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या बहुत ज़्यादा रिलीजियस एटीट्यूड्स रिजिड होने की वजह से अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि या तो एक पर्टिकुलर तरीके से ही सेक्सुअल इंटरेस्ट रखा जाए, जैसे कि बहुत आम होता है प्रीमैरिटल सेक्स करना, जो कि अक्सर सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल इंटरेस्ट का ही एक इंडिकेटर होता है। जिन महिलाओं में ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होगी, वे प्रीमैरिटल सेक्स, शादी से पहले का सेक्स ज़्यादा करेंगी, या उनको शादी से पहले भी सेक्स करने में हिचक नहीं होगी, या शादी के बाद या शादी के अलावा भी वे सेक्स करने में इंटरेस्ट ले सकती हैं। पर जिनमें धार्मिक भावनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वे किसी तरीके का पाप का अनुभव करेंगी किसी और मेल, किसी और आदमी के प्रति आकर्षित होने के समय। हो सकता है कि उनका मन किसी के प्रति आकर्षित हो, पर वे अपने को रोक लेती हों क्योंकि वे उसको पाप समझती हों। ऐसे में उनके अंदर अपने पार्टनर के प्रति, अपने पति के प्रति भी सेक्सुअल फीलिंग्स को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और वह जो कॉन्फ्लिक्ट है उस वजह से वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाती, या किसी न किसी तरीके की इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से पेन या ऑर्गेज़्म की प्रॉब्लम्स आनी उनको देखी जा सकती हैं। या इसका एक ऐसा भी असर होता है, अगर हम सेक्सुअल इंटरेस्ट या डिज़ायर के नज़र से ना देखें, तो वो ये भी हो सकता है कि ज़्यादा रिलीजियस होने की वजह से उनके अंदर सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो वे अपने पार्टनर, मतलब अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत ज़्यादा सेक्स को एक्सप्लोर नहीं करती। वे सेक्स के प्रति एक बहुत रिजिड एटीट्यूड रखती हैं। वह ये मानती है कि सेक्स तो सिर्फ़ पति की इच्छाओं से होता है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाएँ व्यक्त नहीं करती। शायद उनका रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ भी ऐसा होता है जिस वजह से पति भी उनकी बहुत नहीं सुनता। कुछ ऐसी चीज़ें अगर मिल जाएँ, अगर ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स अगर एक साथ जुड़ जाएँ, तो ऐसे में ये फीमेल्स जो होती हैं, ये सेक्सुअल इंटरेस्ट या डिज़ायर के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं हो पाती हैं। वे कहीं न कहीं सेक्स की इंटरेस्ट और डिज़ायर को बहुत ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि वे रिलीजियस ज़्यादा होती हैं, भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी समझती हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा एक धारणा, एक ऐसी एक बिलीफ बैठ जाती है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होना या बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इंटरेस्टेड होना शायद अच्छा नहीं होगा। इस वजह से कहीं न कहीं इंटरेस्ट में कमी आती है, ऑर्गेज़्म में भी कमी आ सकती है। यह तो थे सारे रिस्क फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बारे में। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट होता है, वह है ओल्डर एज एट मैरिज। बड़ी उम्र में शादी करना ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। बड़ी उम्र से ये मतलब नहीं है कि 40 या उसके बाद। हाँ, डेवलप्ड नेशंस के हिसाब से देखा जाए तो ये हो सकता है, पर डेवलपिंग नेशंस के हिसाब से भी देखा जाए तो लेट एज हो सकता है, लेट 20s या अर्ली 30s। ये जो एज ग्रुप्स हैं, जिसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा देरी की जाए शादी करने में, या जो महिलाएँ शादी लेट करती हैं, डिवोर्स के बाद शादियाँ की जाती हैं, रीमैरेजेस की जाती हैं, या जो विडो रीमैरेज की जाती है, मतलब विधवा हुई हैं जो और फिर भी वे बाद में शादी कर रही हैं, उनमें अक्सर सेक्सुअल डिज़ायर्स अच्छी मिलती हैं, मतलब डिस्फंक्शन नहीं मिलता। इसका हम कारण इस तरह से देख सकते हैं कि जो महिलाएँ शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, जो शादी के थ्रू अपना एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हैं, या जो लेट अपना पार्टनर सेलेक्ट करने में टाइम ले रही हैं, वे अक्सर कहीं न कहीं अपने सेक्सुअल इंटरेस्ट को भी एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट लेंगी।
वे भी कहीं न कहीं सेक्स के प्रति भी ओपन होंगी, सेक्स के प्रति भी वे ज़्यादा खुला रवैया रखेंगी, तो वो डिस्फंक्शन किसी तरह का फेस नहीं करेंगी, ऐसे हालात नहीं आएँगे। जबकि जो जल्दी शादियाँ हो जाती हैं, उसमें अक्सर लोग जो है वे बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही सारे सेक्सुअल इंटरेस्ट और सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। तो वक़्त के साथ उनमें एक ही शादी में रहते हुए या बड़ी उम्र के कोई दूसरे स्ट्रेसेस की वजह से अक्सर उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या डिज़ायर्स रह नहीं पाती। एक और फैक्टर आता है एक्सरसाइज़। ये तो मेल्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फीमेल्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक प्रोटेक्टिव फैक्टर का काम करता है। रेगुलर एक्सरसाइज़ करने से डिस्फंक्शंस जो होते हैं वे कम हो जाते हैं। सेक्सुअल इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि हमारे जेनिटल्स में खून का जो प्रवाह है, फ्लो है, वह बना रहता है। तो हमारे अंदर हमेशा इंटरेस्ट बना रहेगा, जोश बना रहेगा, ताज़गी बनी रहेगी और हम बहुत इंटरेस्ट लेंगे सेक्स की तरफ। फिर आता है डेली अफेक्शन। डेली अफेक्शन का मतलब है कि रोज थोड़ा बहुत प्यार जताना, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। अगर पार्टनर्स रोज अगर थोड़ा बहुत ऐसे पल बिताते हैं जिसमें वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं या एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हैं या किसी भी तरीके से छोटी बहुत बड़ी एक्टिविटीज जैसे किसिंग होता है रेगुलर होता रहे, एक दूसरे को हग करते रहे या किसी तरीके से एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, वह बहुत बड़ा एक फैक्टर है सेक्सुअल इंटरेस्ट बनाए रखने में। मतलब सेक्सुअल डिस्फंक्शन कम रहता है इस वजह से। ये बहुत छोटा-सा फैक्टर देखने में लग सकता है, पर इसका रोल बहुत बड़ा है। अगर कोई महिलाएँ रेगुलर लेवल पर रेगुलरली अगर अफेक्शन शो कर रही हैं, अपना प्यार दिखा रही हैं या उनको प्यार दिखाया जा रहा है, तो उस केस में उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट बना रहता है। और अक्सर मैरिज काउंसलिंग के टाइम पे इस पर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि हस्बैंड वाइफ अक्सर छोटी-बड़ी बातों पर अपना प्यार एक दूसरे को ज़रूर जताएँ, जिससे कि उनमें सेक्सुअल इंटरेस्ट बना रहता है। फिर आता है इंटीमेट कम्युनिकेशन, मतलब सेक्स के बारे में बातचीत करना। जब सेक्स कर रहे हो या जब सेक्स नहीं भी कर रहे हो, तो उस बीच सेक्स से संबंधित इश्यूज़ पर बातचीत करना, एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, कब कौन-सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कब कौन-सी चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या आपके पार्टनर ने किया जो आपको ज़्यादा आकर्षित किया, क्या नहीं किया जिस वज़ह से आपको परेशानी हुई, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं या एक-दूसरे के बारे में जस्ट ऐसे ही फन, मज़ाकिया तौर पे बातें करना, ये भी कहीं न कहीं इंटीमेट कम्युनिकेशन का पार्ट हो सकता है। ऐसे बातचीत करने से अक्सर सेक्सुअल डिज़ायर और इंटरेस्ट ज़्यादा रहते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आता है पॉजिटिव बॉडी इमेज। अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर को लेकर एक बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक रवैया और नज़रिया होना, अक्सर ये बहुत बड़ा कारण बनता है। जिन महिलाओं में अपने बॉडी इमेज को लेकर सैटिस्फैक्शन नहीं होती, जो ये सोचती हैं कि वे अच्छी नहीं दिखतीं या शरीर का कोई हिस्सा उनका अच्छा नहीं दिखता, रंग उनका साफ नहीं है, स्तनों का साइज़ उनका छोटा है या शरीर की बनावट इस तरह की है कि वे अच्छी नहीं दिखती, मोटी हैं या शक्ल अच्छी नहीं है या शरीर का कोई और हिस्सा उनका अच्छा नहीं दिखता। अक्सर इन महिलाओं को बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, वे बहुत खुशी-खुशी सेक्स को अप्रोच नहीं कर पातीं, वे पार्टनर के नज़रिए, पार्टनर के जजमेंट को लेकर बहुत डरी रहती हैं। उनमें ये डर रहता है कि हमारा पार्टनर हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा अगर वह ये सब देख लेगा, वह सेक्स को अवॉइड करने की भी कोशिश बहुत करती हैं। उनकी कोशिशें अक्सर ये रहती हैं कि बहुत देर तक भी सेक्स ना किया जाए, नहीं तो उनकी इनसिक्योरिटीज़ बाहर आने लगती हैं, वे इस बारे में सोचने लगती हैं, उसको लेकर ऑक्यूपाइड हो जाती हैं। ख़ासकर कि तब और भी ज़्यादा जब वे अपनी डेली लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस रहती हैं, सतर्क रहती हैं या चिंतित रहती हैं। ऐसे महिलाओं में अक्सर अपने सेक्स इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो पाते या बहुत ज़्यादा वो उसको बना नहीं पाती। इसमें परफ़ॉर्मेंस को लेकर भी डाउट्स आ सकते हैं कि सेक्सुअली अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे या अगर कभी पार्टनर की भी अगर इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, मान लीजिए, तो उस केस में भी इनको लगता है कि मेरी बॉडी की वजह से ही मेरा पार्टनर मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जिस वजह से उसे इरेक्शन नहीं हो रहा है। इस वजह से इनमें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इंटरेस्ट की कमी आ जाती है। तो जैसे पहले बताया कि मेल का सेक्सुअल डिस्फंक्शन वो ऐसा लग सकता है कि वो मेरी वजह से है, मेरी बॉडी की वजह से है, मेरे अंदर किसी कमी की वजह से है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर कहीं न कहीं सेक्सुअल डिज़ायर की कमी को लाती हैं। फिर आता है सेक्स एजुकेशन,
महिलाओं में अगर सही एजुकेशन नहीं है सेक्स को लेकर, अगर उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी भी कोई चीज़ होती है, सेक्सुअल डिज़ायर को या इंटरेस्ट को बनाए रखने के भी तरीके होते हैं, या सेक्स को भी डिफरेंटली एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है, या अलग-अलग तरीके से सेक्स किया जा सकता है, या सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वह अलग-अलग टाइम पर ज़्यादा या कम हो सकता है, और सेक्स को लेकर और दूसरे कई पहलुओं पर अगर जानकारी नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, ना मेल के बारे में, ना अपने बारे में, ना अपने पार्टनर के बारे में, तो ऐसे में भी समस्याएँ आती हैं। हम चीज़ को पूरा समझ नहीं पाते, समस्या को पूरा जान नहीं पाते। सेक्स एजुकेशन दोनों मामलों में हेल्प करेगी, बीमारी और जो परेशानियाँ आ रही हैं, उनकी जागरूकता में भी, और किस तरह से बेहतर किया जाए सेक्स लाइफ़ को, उस बारे में भी। तो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग और एबनॉर्मल डिसफंक्शन वाली फंक्शनिंग में भी, दोनों में ये ज़रूरी होगी सेक्स एजुकेशन रखनी। तो ऐसे में दोनों तरफ इसका प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से सेक्सुअल इंटरेस्ट में कमी आ सकती है। लास्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, फाइंडिंग सेक्स टू बी इम्पोर्टेंट। मतलब एटीट्यूड कैसा है सेक्स के प्रति। कुछ महिलाएं सेक्स को इम्पोर्टेंट ही नहीं मानेंगी, मतलब उनको लगेगा कि अब तो बड़े हो गए, उम्र बहुत हो गई, अब तो करना ही नहीं चाहिए, या शादी से पहले भी वे ऐसा मानती हैं कि सेक्स करना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो शादी के बाद किया जाएगा, या शादी के बाद भी हर रोज़ करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हफ्ते में एक बार भी कर लिया जाए बहुत है, या महीने में 1-2 बार हो जाए बहुत है, या बच्चा हो गया, बच्चा हो जाने के बाद अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या घर में बाकी सारे इतने लोग हैं, ऐसे में करना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो महिलाएँ ऐसा सोचती हैं, उनमें डिस्फंक्शन ज़्यादा मिलेगा। पर जो महिलाएँ ये सोचती हैं कि अलग-अलग हालातों में और अलग-अलग कंडीशंस में भी सेक्स किया जा सकता है, उसमें भी सेक्स किया जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ़ का, इसको भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, ब इसकी भी अपनी एक अलग जगह होनी चाहिए। ये कहीं भी किसी भी तरह से किया जा सकता है, प्राइवेसी में, अलग-अलग सिचुएशंस में किया जा सकता है, अगर हम घर से बाहर हैं, घर के अंदर हैं, बच्चा हो गया, उसके बाद भी किया जा सकता है। या अगर हम शादी से पहले भी किया जा सकता है, शादी के बाद भी अलग-अलग तरह से इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। सेक्स को एक्सप्लोर किया जाना ज़रूरी है, सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। या जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, जो ये मानती हैं कि सेक्सुअल हेल्थ जो है, वो उनके मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पर भी असर डालता है। तो वो अगर इस बात को लेकर अगर जागरूक हैं, तो भी वो सेक्स को इम्पोर्टेंट समझती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट समझती हैं महिलाएँ सेक्स को, उनको अक्सर सेक्स में इंटरेस्ट और डिज़ायर बना रहता है, और दूसरे डिस्फंक्शंस नहीं होते। पर जो महिलाएँ कई सारे रीज़न्स की वजह से उसे इम्पोर्टेंट नहीं मानती, उनमें अक्सर डिज़ायर की कमी देखी जाती है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जिन पर आपसे बात की। रिस्क फैक्टर्स, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं देखने। दोनों को हम समझ सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स को ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर ये ना हो, तो अपने में ही प्रोटेक्टिव फैक्टर का काम कर जाएँगे। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ना हो, तो ये रिस्क फैक्टर का काम कर जाएँगे। तो ऐसे हम इनको समझ सकते हैं, ऐसे देखा जा सकता है। सभी फैक्टर्स की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हर एक की लाइफ में कोई फैक्टर ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, कोई फैक्टर्स का रोल किसी फैक्टर की भूमिका कम होती है। हर कोई अलग होता है। हर किसी महिला के जीवन के जो भी हालात होंगे, वे उन हिसाब से अगर देखें, अगर अपने-अपने हिसाब से अगर आप देखें, तो कोई ना कोई ऐसा कारक, कोई ना कोई ऐसा कारण होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन आ रहा है, वह ज़्यादा देखने में आ रहा होगा। उनका निवारण करें, उनका उपचार करें, उनके लिए सही तरीके से डॉक्टर से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें। इनमें ज़्यादातर जो पहलू हैं, अगर हम जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स को अगर छोड़ दें, या कुछ और फिज़िकल प्रॉब्लम्स को अगर छोड़ दें, तो इनमें से ज़्यादातर जो कारण हैं वे साइकोलॉजिकल हैं, या हम कहें कि साइकोसोशल कारण हैं। इनमें सोशल और कल्चरल फैक्टर्स बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे में इन पहलुओं पर काम करने से, इन पहलुओं पर साइकोलॉजिकली अपना एटीट्यूड, अपना रवैया, अपना बिलीफ, अपनी मान्यता, अपनी धारणा बदलने से फ़र्क लाया जा सकता है। महिलाओं में काम उत्तेजना बढ़ सकती है, ज़्यादा हो सकती है, अगर इनको ध्यान में रखा जाए, इन फैक्टर्स पर अगर वर्क किया जाए, काम किया जाए, इन कारणों को अगर दूर करने की तरफ आप बढ़ें। इनमें से थोड़ा भी अगर किन्हीं कारणों में आप बदलाव ला पाएँ, तो शायद आपकी लाइफ़ में एक बदलाव आ सकता है। शायद आपकी सेक्स लाइफ़ और आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, और जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी काम आएगी, और आप इसे दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे, दूसरी महिलाओं से भी आप इसे साझा करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी भी मदद हो पाए। ये सभी कारण हो सकता है थोड़े अजीब लगें,
क्योंकि इन पर शायद आपने उम्मीद नहीं की होगी कि कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, या आपने कभी शायद सोचा ही नहीं होगा कि ये भी कारण हो सकते हैं, ये कैसे कारण हैं, ये तो बड़े अजीब कारण हैं। पर सच ये है कि जो शोधकर्ता होते हैं, वह हर तरह से देखते हैं, हर तरह से सोचते हैं कि क्या कारण होते हैं आखिरकार, जिस वजह से लोगों में किसी न किसी तरीके की मानसिक या कोई और बीमारी या कोई डिसफंक्शन या डिसऑर्डर होता है। और केवल पर्सनल फैक्टर्स पर हम नहीं सोच सकते, मतलब कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी सोच में कमी है, इन चीज़ों पर नहीं सोचना होता। व्यक्ति के अंदर जाकर सिर्फ नहीं सोचना होता, व्यक्ति के माहौल, व्यक्ति की परिस्थिति, व्यक्ति का जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जिस कंडीशन में है पेशेंट या पर्सन, वो भी देखना होता है। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसीलिए इन फैक्टर्स पर बात करके शायद आपको ये भी एक नज़रिया मिला होगा कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो केवल आप में नहीं है, प्रॉब्लम्स आपके माहौल में और आपकी कंडीशन में भी हो सकती है। इस वजह से कहीं न कहीं आपके अंदर सेक्स की भावनाएँ कम हैं। हमारे अंदर जो सेक्स की भावनाएँ होती हैं, वे केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे अंदर कितना इंटरेस्ट है, हम कितने जोश में हैं, या हमारे अंदर कोई बहुत ख़ासियत है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या ये ख़ासियत है कि हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ अपने ऊपर एक पहलू पर हम नहीं सोच लेते। हमें कई सारी चीज़ों को ध्यान में रख के देखना होता है, ख़ास करके माहौल को ध्यान में रखना होता है, जिस वजह से हमारे अंदर सेक्सुअल इंटरेस्ट ज़्यादा है या कम है। और ये चीज़ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी उन केसेज़ में भी एप्लीकेबल होती है। डिप्रेशन के मामले में भी अक्सर ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या रिलेशनशिप डिससैटिस्फैक्शन हो गया। हमें लगता है कि डिप्रेस तो हम हैं, हमारे अंदर कोई कमी है, ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा एक्नॉलेजमेंट मिलना भी ज़रूरी है, तो इस वीडियो के थ्रू आप ये सब भी समझ पाएँगे, देख पाएँगे। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ही की तरह दूसरे लोगों को भी, दूसरी महिलाओं को भी इस वीडियो में दिया गया जो जानकारी है, इस वीडियो में जो दी गई नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वह मिल सके। वे भी इस वीडियो को देख सकें यूट्यूब सर्च के थ्रू, सजेस्टेड वीडियो के थ्रू, उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। धन्यवाद।